तो चलिए इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन जून 24 के देखते हैं। पहला था कंजप्शन ऑफ हाई प्राइस्ड, और सारे क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, कंजप्शन ऑफ हाई प्राइस्ड गुड्स बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल फॉर कॉन्स्पिशियस कंजप्शन इज कॉल्ड वेबलेन इफेक्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आप अपना मैच कर पाए मार्क्स। द सेकेंड वन, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज बाय 8%, द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 25%, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कॉफ़ी एंड टी इज 0.32 0.32। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द किधर गया, हाँ, मिस्टर जेड वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप टू बाय पेन्स, द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज्ड फ्रॉम RS5 to RS3 per unit if the price elasticity of demand for pen is 2.5 and the original quantity demand for pen is 20. How much is the new quantity of demanded? How much is the new quantity of demanded? That would be 40, 40। कैलकुलेशन के लिए आप नीचे देख सकते हैं, मैं पूरा कैलकुलेट कर दिया हूँ, तो एक बार वीडियो स्टॉप कर लेना और देख लेना। Ram wanted to purchase an Apple tab at Rs 12,000. Actual price in the market is 11,000 and the discount was given at 20% and also there an additional cash discount of Rs 300. Find the consumer surplus. Then the answer will be 3500 B. The next question and look at the solution. Detailed solution यहाँ पे है, ठीक है, ये और ये 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट एबव द बजट लाइन ऑफ ए कंज्यूमर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कम्बिनेशन विच इज़ टोटली अनअटेनेबल, क्योंकि वो बजट लाइन से बाहर है तो आप उसको अटेन नहीं कर पाओगे। अगला देखिए, सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स क्या होता है? सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल परफॉर्म्स द कैपिटल विच परफॉर्म इट्स फंक्शन इन अ सिंगल यूज एंड इज नॉट फॉर फर्दर यूज। पढ़ लेना, यही डेफिनेशन गिवन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन वेंट टू बाय अ लैंड एंड ही थॉट वन अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग फीचर विद रिगार्डिंग टू लैंड, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस ही होता है नेचर, होमोजीनियस नहीं होता। आगे देखते हैं, ये देखिए टोटल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन था और पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया था? 140, ऑप्शन बी। सॉल्यूशन के लिए आप डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए। टोटल आउटपुट एट थर्ड यूनिट पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 540, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी आप पॉज करके देख सकते हैं, बहुत 1 से 2 लाइन में आंसर बन जा रहा था। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट दैट इज 160। ये सॉल्यूशन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे और लास्ट में 800 जो आया उसको डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट? आंसर इज आइसोक्वांट। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब कुछ समझ जाए, और जो भी क्वेश्चन है अलग टाइप के वो लास्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एनवेलप कर्व, तो उससे क्या कहते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगला है, ये देखिए यहाँ पे ए एंड बी, फाइंड आउट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है। किस पे? क्वांटिटी 35 पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जब नीचे सॉल्यूशन देख लीजिए, उसका पहले आंसर बता देता हूँ। 2600 ए का आया, बी का आया 46.7। हाउ? आप देख सकते हैं ए के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन है, फिर बी के लिए नीचे कैलकुलेशन है, ये देखिए, ठीक है। ओके, वीडियो पॉज कर लेना तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख जाएगा। द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? रिटर्न्स टू स्केल पे। डिमिनिशिंग तो वो तो शॉर्ट रन के लिए होता है, तो रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन नंबर बी। अगला, द नॉर्मल रिटर्न ऑन मनी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इन हिज ओन बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो उसका क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा ना, हाँ डी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। Next question, the money cost of production incurred by the firm such as wages, lighting, lease, payment, etc. are what type of cost? They are outlay cost. Outlay cost. Okay, मतलब जो एक्चुअली आप पे करते हो, outlay cost. From the following diagram, एक डायग्राम गिवन था, वो यहाँ से हट गया है, उसमें सारे वैल्यू गिवन थे और आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था ए इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बी इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, सी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डी इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए।
व्हाट इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है? वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। द आंसर इज टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा वेरिएबल है दैट चेंजेस आफ्टर द रियल इनकम चेंजेस? तो वो है लैगिंग इंडिकेटर, नो डाउट। 22 देखते हैं। ओके, वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था, ऑप्शन मैच करना था, तो आपको पता है पीगो जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए, इतना समझ गए। हालांकि सीधा आंसर आपको बता देते हैं, BCAD। पहला बी यानी कि हॉटरी जो है वो किसके हैं? मनी सप्लाई। फिर आपके सी, तो पीगो जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर के हैं। फिर आपके ए यानी कि तीसरे नंबर पे कंप्यूटर इनोवेशन, और चौथे नंबर पे हैं वो डी, काइंस इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, BCAD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो सारा एक्सप्लेनेशन है इतना लंबा, इसलिए एक्सप्लेनेशन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी के लिए। अंडर pragmatic approach microeconomics is abstract and purely nature and takes what? यहाँ पे ब्लैंक्स था, यहाँ पे फिल करना है, और एक यहाँ पे, तो दैट वुड बी theoretical and unrealistic. Theoretical and unrealistic. Under a pragmatic approach, microeconomics is abstract and purely theoretical in nature and takes unrealistic assumptions. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? बिहेवियर ऑफ फर्म, फैक्टर प्राइसिंग, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, सेक्शन ऑफ द पीपल। द आंसर इज ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सी। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स हैड बीन गिवन अ टास्क टू सेग्रीगेट नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो उसमें सिंपल सा शुड भी जहाँ होगा वो हो गया था आपका करेक्ट ऑप्शन, हाँ इधर था। द पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी, यानी कि शुड बी, आउट टू बी, ऐसे जैसे फ्यूचरिस्टिक बात करता है, स्टेप्स की बात करता है तो हो जाता है नॉर्मेटिव, और जो प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट स्टेप्स की, वो हो जाता है पॉजिटिव। खैर हाँ, ये सब एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? तो पूछ रहा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर पूछ रहा था। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। देखिए, सेग्रीगेशन जब आप पढ़ेंगे ना, मुझे पेज नंबर नहीं आता, लेकिन जब बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो अलग इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मेटिव है। हालांकि होता वो दोनों ही है, बट स्टिल नॉर्मेटिव इन नेचर वहाँ पे लिखा हुआ था। खैर आप देख लेना अच्छे से, एक दो क्वेश्चन हो सकता है मुझसे गलत, एक दो से ज़्यादा नहीं होगा। विच स्टेटमेंट डिफ्रेंशिएट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स? तो प्रैग्मेटिक इन नेचर होता है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसे क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक इन नेचर, क्योंकि प्रैग्मेटिक इन नेचर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं होता, तो इसलिए उससे सेग्रीगेटेड है। हालांकि इस क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऊपर लिखा था कि नॉर्मेटिव भी है, लेकिन क्वेश्चन सेग्रीगेशन की बात कर रहा था, जो इसे अलग करता है। होता दोनों है, बट स्टिल आप लोग देख लेना। नैरो कॉन्सेप्ट तो ये है, नैरो कॉन्सेप्ट भी है। ओके, तो एक दो क्वेश्चन में मुझसे हो सकता है गलती हो जाएगा, आई थिंक कि आपका वो सही है, आप लोग देख लेना। ये बोला कि मार्जिनल रिवेन्यू 0 है, तब टोटल रिवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम पे होगा भाई। दो क्वेश्चन, हालांकि मुझे लगता है मैंने सही आंसर ही दिया। व्हेन फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज काउज सप्लाई कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, देन इट इज शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट वन, ये सब एक्सप्लेनेशन है भाई, ये सब एक्सप्लेनेशन है। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई काउजेज, क्या होता है उससे? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको पता नहीं चलेगा कितना बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। ठीक है, तो 30 का सी। 31 में आते हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहा था और बी का वेयर एवरेज रेवेन्यू इन बोथ द मार्केट इज 21 एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए एंड बी आर 3 and 7। आंसर वुड बी आपका 13.9 एंड 17.9। सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पे क्लियरली देख लेना। फिर से यही कहूँगा, पॉज करना और देख लेना। 32 to 34 देख लेते हैं। डिमांड और सप्लाई आर दी ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अच्छा, D1, फिर D1, D3, D2, S2, S3 सब कुछ दिया हुआ है कि नया बना है। ओके, नीचे पिक्चर वाला एक क्वेश्चन था, पिक्चर यहाँ पे नहीं आ पाया। स्टार्टिंग फॉर इक्वेशन पॉइंट 1, व्हाट इज द न्यू इक्यू फॉर ईच चेंज, तो क्या होगा उसका? तो 32 का देख लीजिए। पी विजिटेड सुपरमार्केट, उसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर बनाया हुआ था एक्चुअली में, फिगर यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग व्हाट इज द न्यू इक्विटी फॉर ईच चेंज, बोल रहा है कि पी विजिटेड सुपरमार्केट एंड परचेजिंग जैम, इनकम ऑफ पी, प्राइस फैक्टर, व्हाट इज न्यू इक्यू प्राइस। जैसे ऊपर गिवन था तो उसी में से न्यू क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द न्यू इक्यू प्राइस। ठीक है,
जो EQ वहाँ पे फिगर में होगा, तो उसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 9, आंसर वाज 9। ओके, नेक्स्ट करते, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिगर होता तो मैं आपको दिखा देता, फिगर थोड़ा सा एब्सेंट है इसलिए दिक्कत हो रहा है। हैवी स्टोर इन तमिलनाडु कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, क्या होगा, आंसर इज 3। सही आंसर है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो चिंता मत करना। हैवी स्टॉर्म लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, विद डिक्रीज इन सप्लाई वी मूव फ्रॉम पॉइंट 1 to 3, ठीक है। वी सी, जैसे यहाँ पे भी फिकर वाला आ गया, वी सी इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगला बोला क्वेश्चन देख सुनिए, एडवर्ड एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, तो दैट वुड बी 6, ठीक है। हाँ, पिक्चर अभी होता तो मैं आपको बता देता, हालांकि उसको मैं अलग सोल्व किया हूँ तो मुझे पता है। एडवर्ड ये तो एक्सप्लेनेशन है भाई। इन विच मार्केट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पे इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ये सारे। आ गया था स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपका ओलिगोपोली का। रिलेशन बिटवीन ए आर एम आर यही है कि एम आर जो है वो ट्वाइस होता है दैट ऑफ ए आर डी। 38, in which market patents copyrights given by the government to protect the intellectual property rights, that is monopoly market. And which feature of monopolistic competition differ from perfect competition, so that is product discrimination. Yes, product discrimination. C, product discrimination. If the 40 क्या है, if electricity demand is changing, charging, if the electric department is charging Rs3 for the farmers and 7 for the industries, then this is called price discrimination, no doubt, price discrimination. नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये सब एक्सप्लेनेशन है तो इसलिए आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन स्किप हो रहा है, क्वेश्चन स्किप नहीं हो रहा। व्हेन न्यू फर्म्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट केम टू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर इन फिक्सिंग प्राइस एंड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड कोल्यूसिव ओलिगोपोलीज। हाँ सही है। व्हेन NFIA इज पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, हालांकि NFIA जो पॉजिटिव होता है तो नेशन जो है, यानी कि जो N जो है वो बड़ा होता है GDP से, समझ रहे हो आप, यानी कि होना ये चाहिए था, बट क्योंकि NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, वो नेशनल्स को, डोमेस्टिक को नेशन करने में हेल्प करता है, तो अगर वो पॉजिटिव है मतलब डोमेस्टिक उससे बड़ा है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है। GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो मार्केट प्राइस पे है तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम NIT ऐड कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे आ जाता है। GDP अगर FC पे है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाकी सब दूसरा आपका लाता है। ये देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP की बात कर रहा है कि क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेजेज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आंसर जो होगा वो होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में इट सेल्फ चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। और प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता नहीं, और सिर्फ चेंज इन स्टॉक तो होता नहीं, तो होगा क्या, डी। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, सी, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, यानी कि अदर जो भी पेमेंट्स हैं, और ये उनका एक्सप्लेनेशन। DPR यहाँ पे देखिए ईयर है 2020, 21, 22, यहाँ पे नॉमिनल दिया हुआ है और यहाँ रियल GDP। बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द GDP डिप्लेटर फॉर द ईयर 22, 23, तो कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना है, नॉमिनल GDP बाई रियल GDP इंटू 100 कर देना है। तो 2020 का इक्वल कीजिए, 20 का निकाल लीजिए, और 600 बाई 600 इंटू 100 खत्म। और 2023 का आएगा 1500 बटा 940, यानी कि 159 पॉइंट समथिंग, एंड 2022 का आता आपका 147.06, तो कितना 147.06 एंड 159.57, 2 ईयर का पूछ रहा था तो वो दोनों ईयर का यहाँ पे आ चुका है। यही दोनों का पूछ रहा था ना, हाँ ये दोनों का 23-22 का, तो वो आ चुका है। बेस बनाने के लिए उसको कैलकुलेट करना पड़ा, हालांकि डायरेक्टली आप करते 1500 बटा 940, फिर करते 1250 बटा 850, आपका आंसर क्लियर आ जाता। द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन ईयर्स 2022 एंड 23 क्या होगा, ऊपर वाले फिगर में जब आप देख रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, तो इन्फ्लेशन रेट 8.51 होगा पॉजिटिव, 8.51 पॉजिटिव। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट। इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड इज कॉल्ड पर्सनल इनकम।
Okay. 49. Joseph had a shoe company in the US. The profits earned from its manufacturing unit operating in India will comes under कुछ नहीं, जीडीपी के इंडिया वाला है क्या, जीडीपी ऑफ इंडिया में आएगा और जीएनपी ऑफ यूएस। वो नेशनल की बात करा तो नेशनल में ऐड हो जाएगा, और बात अगर क्योंकि इंडिया की हो रही है तो वो डोमेस्टिक में ऐड होगा। 50 देख लेते हैं, ये देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन। 50 देख लेते हैं कि अगर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी 2015 का 5000 और 6700 है क्रॉसेस रेस्पेक्टिवली, एंड देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द चेंज इन द प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। विद रिस्पेक्ट टू द बेस प्राइस विल फॉल, प्राइस विल फॉल। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल जीडीपी, प्राइस विल फॉल। विच इज द फ्लोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर लीकेजेस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी। Next one, 52. Find out the aggregate demand when the consumption is 2000 and investment is 700 crores and government spending is 750 and the total export is 150 and crores amount है, total expenditure on imports are 50 crores। तो find क्या करना था, aggregate demand। aggregate demand will be 3550 और 3550, ऑप्शन नंबर ए। how, this is how, ठीक है। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है यहाँ पे, सी इक्वल टू 200 प्लस पॉइंट वाई, 0.8 वाई, डी इक्वल टू जी इक्वल टू टी 150, आई इक्वल टू 200 है, टोटल रेवेन्यू 75 है, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका आएगा 2450। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा था बट पॉज करना और ये दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमपीसी, मार्जिनल परसेंटेज आपके बारे में पूछ रहा है, एमपीसी के बारे में कि ट्रू क्या है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नो, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज क्या है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपका रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग्स। ये है क्या, नहीं, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है यही होना चाहिए, यही होनी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द रेट ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग होगा या नेशनल इनकम, मुझे लगता है नेशनल इनकम होना चाहिए, ये वाला नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहा है ना, हाँ ओके, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे पता है आप लोग को सही आंसर पता होगा, हालांकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेविंग यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, पॉइंट वहीं से मटेरियल से। इफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी देन इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी कैप। क्यों? अमाउंट से डिमांड जो है लेस हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट का केस था। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है डिफ्लेशनरी गैप का। अगला देखते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 500 crores विल इंक्रीज द नेशनल इनकम बाई 1500 crores। कैन वी फाइंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो एमपीसी कैलकुलेट करना है, तो जब आप एमपीसी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.66। क्यों? ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अप्लाइड है, 2/3 0.66 आ जाएगा। एलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन किसका है, माइक्रो का है भाई। माइक्रो का तो स्टेबलाइजेशन होता है, हाँ ये देखिए स्टेबलाइजेशन से भी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सॉरी, ये किसका काम होता है, विद रिस्पांसिबल फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला ये देखिए 59 क्वेश्चन था, ये एक्सप्लेनेशन है, ये है 59, ठीक है। और नेक्स्ट वन वुड बी 60, ये देखिए, तो 60 क्वेश्चन, when the smoking is completely banned by the government in the public places like bus stands, schools, parks, etc, then it is an example of what, direct control on negative production externalities, option number A। अगला देखिए, externality leads to market failure, why, because they represent cost or benefits which are not reflected in the market price, that's why they are called as externalities। okay, so answer is B। Fiscal federalism in India is maintained by, who maintained, Finance Commission। Next question 63, the policy designed to restrain the level of economic activities of the economy during the inflationary phase, that is called
कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी करेक्ट है, टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आप पढ़ भी सकते हैं इसका पूरा डेफिनेशन, ठीक है। 64 इन द पीरियड ऑफ स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हेन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ resources is less, fiscal policy aim to compensate the deficiency in by boosting what effective demand and aggregate spending. C 65 velocity is 20, average price is 120, volume of transaction 150. What will be the money supply? Money supply would be 900 CR, 900 crores. This is how calculation is done. Is the flowing is fiat money, that is currency note. Currency note is the fiat money. Sorry, in the previous video the question was not clear. Okay, next question is the transactionary demand for money is directly proportional to and is positive function of level of income. Yeah, I'm damn sure this is the correct answer. और एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ भी है, पीपल्स डिजायर्स टू होल्ड कैश इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर. इट रिफ्लेक्ट्स speculative motive, speculative, not transactional, speculative motive. Now next question, liquidity trap. What are the concept of liquidity trap means? Liquidity trap means, liquidity trap is a situation where the desire to hold a bond is very low. Yes, a bond is low, but the money, but they decide to hold money. That is clear. Yes. A. लिक्विडिटी ट्रैप वाले में क्या था कि आप बॉन्ड कम कर देते हो, मनी को ज़्यादा होल्ड कर देते हो, और बाकी ऑप्शन में दिखा रहा है कि मनी को कम कर रहे हो. और यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक. फिर क्वेश्चन नंबर आएगा 70. कैलकुलेट द ब्रॉड मनी M3. ब्रॉड मनी M3 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी जो सबसे लंबा था. 71 का देख लेते हैं. कैलकुलेट द करेंसी विद पब्लिक. ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी है. करेंसी कैलकुलेट करना था, कुछ नहीं करना है, इसको तीनों को ऐड कीजिए, इसको आप माइनस कीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा. और मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है द रेशियो ऑफ मनी सप्लाई टू मॉनेटरी बेस. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट में विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. कौन सा नहीं है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, सेविंग इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, एक्सचेंज रेट चैनल और इंटरनेशनल ट्रेड चैनल. तो इंटरनेशनल ट्रेड चैनल नहीं है, यही नॉट पूछ रहा था ना. हाँ नॉट. तो डी इंटरनेशनल ट्रेड चैनल नहीं है ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म. अगला देखते हैं ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI विल. अब देखिए इसमें इंक्रीजेज रिजर्व. जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा, पूरा पढ़ोगे तब. हालांकि ऐसे क्लियरली ऊपर से देखोगे तो रिड्यूस द रिजर्व्स एंड रिड्यूस द मनी सप्लाई ही आपको नजर आएगा, ठीक है. लेकिन जब टोटल कॉन्सेप्ट दैट वुड बी आंसर वुड बी. 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, मजाक नहीं कर रहा. 2-3 क्वेश्चन है जिसमें क्लियर नहीं हूँ, और तीनों हो गए. अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें मैं क्लियर नहीं रहूँगा. थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एंड कॉस्ट एडवांटेज. और मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सही ही है, हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है. थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. 1-2 क्वेश्चन में फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे 1-2 क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन होती है उसको PPT में कन्वर्ट करना क्वेश्चंस को. तो समझ रहे हो आप, 1-2 क्वेश्चन मुझसे गलत हुए. द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज नॉर्मेटिव इन नेचर एंड इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिफरेंस. नॉर्मेटिव एंड डज नॉट, जिसने भी मारा आपका करेक्ट हो जाएगा. ये देखिए एक्सप्लेनेशन ऊपर. हाँ, मर्केंटिलिज्म एडवोकेट्स क्या कहता है? वो कहता है एग्रेसिव एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ. ऑप्शन ए. गेट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 48. वेयर इज द 48? 1948. Okay. Under WTO agreement, the countries cannot normally discriminate between their trading partners. This is called most favored nation. B. क्लियरली सही आंसर है, चिंता मत करना, ये सब एक्सप्लेनेशन है भाई. ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स एंड मे अप्लाई टू अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज इज रेफर्ड एज ट्रेडिंग ब्लॉक. ट्रेडिंग ब्लॉक ही ना? हाँ ट्रेडिंग ब्लॉक. देखना इन लोगों के डेफिनेशंस बहुत कॉमन है, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना. एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. अगला देखिए टोटल बैन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ सम और ऑल कमोडिटीज टू अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन्स फॉर ए स्पेसिफाइड और इंडेफिनिट पीरियड इज टर्म्ड एज एम्बार्गोज.
Okay, which of the following is levied as a fixed or constant percentage on the money value of an imported or exported goods, that is ad valorem tariff. Okay, which of the following is not a negative outcome of tariff? That is not a negative outcome, means that would be positive outcome. The positive outcome is producers of the importing country increase the well-being. This is the positive outcome of tariff, because it was asking non-negative. Tariffs increases government revenue, producer surplus, discourage the consumer surplus and also efficient production in the rest of the world. ऊपर वाले का ही एक्सप्लेनेशन था, ये क्वेश्चन नहीं है. अगला देख लेते हैं. एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स, REER क्या इंडिकेट करता है? लॉस इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस. ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, वहाँ पे आपको इंक्रीज डिक्रीज चीपर कॉस्टलियर सब दिखेगा वहाँ पे जब आप मटेरियल खोजोगे तो, लेकिन उससे पहले आपको ये लाइन मिल जाता है, लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. ठीक है. ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोट. अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा, ये ध्यान ही नहीं दिया कि फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने की बात कर रही है, और जो डायरेक्ट होता है ना, या यूरोपियन जिसे कहते हैं, उसमें हम लोकल को फॉरेन में करने की बात करते हैं. ठीक है, लोकल को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे लोकल पहले रहता तो डायरेक्ट होता. नॉट अ कंपोनेंट ऑफ FDI अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट. कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ FDI वहाँ पे वही है बताया हुआ. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन. ई-अमृत इज रिलेटेड टू वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल. नहीं, ई-अमृत जो है, हाँ उसी से तो रिलेटेड है. वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जहाँ दिख रहा है वही करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन वन स्टॉप डेस्टिनेशन जरूर ध्यान देना था. ई-अमृत. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिवोल्यूशन वाज मटेरियलाइज्ड बाय इनोवेटिव फर्म्स. माफ करना, एक्सप्लेनेशन है तो कभी कभी ध्यान ही नहीं जा रहा कि मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. अभी भी काफ़ी लेट नाइट हो चुके. विच रिवोल्यूशन वाज मटेरियलाइज्ड बाय इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हाई यील्डिंग एंड वैरायटी ऑफ इंटेंसिव ऑफ यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स प्लस पेस्टिसाइड. दैट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन, आई थिंक सो. PM Gati Shakti is related to database decision related integrated planning and multimodal infrastructure, thereby reducing the logistic cost. Option B is the correct option. Which of the following sector contributes maximum to India's gross value added, GVA? Tertiary sector. APEDA, APEDA full form, APEDA full form, Agricultural and Processed Food Export Development Authority. Processed. What does the ENAM, Electrical National Agricultural Market, aim to achieve? They aim to achieve and create a unified national market for agricultural commodities. Okay. 92. Which of the following cause is reducing the ability of Indian agriculturalists to participate in domestic as well as export market? And answer is low farming productivity and subsistence farming. Subsistence farming we have studied in class 9. What is subsistence farming? Okay, what is the main causes of attribute to the immediate need for economic reforms in 1991? What was the main cause? The main cause was a fiscal deficit was financed by huge amounts of domestic and external debts, and that's why this causes need for economic reforms. Next question. 94. Government of India has allowed 100% FDI in marketing of food products and food product e-commerce under the route, that means automatic route. That was 94 questions. Yes, 94th it was 94th, and it was explanation, and here we go with 95. To develop the mechanism to formulate credible plans at village level and aggregate these progressively at a higher level of government is an objective of. Some student might have ticked this one, but this one is wrong. क्वेश्चन जो है वो रूरल बातें कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मिनिस्ट्री रूरल का ही होगा. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट तो ऑफ डेवलपमेंट तो पढ़ना भी नहीं था, नीति आयोग ही था करेक्ट ऑप्शन. समझ रहे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पढ़ना भी नहीं था मुझे लगता है. CA फाउंडेशन, नीति आयोग सही आंसर था. MRTP 1969 का था. इज एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ विच हैड रिलेटिवली मार्केट पावर. किसका? लार्ज का भाई, लार्ज फर्म्स एंड
लार्ज, ओ ब्लैंक करना भूल गया, इज एम्ड एट रेगुलेशन ऑफ विच है रिलेटिवली मार्केट पावर, लार्ज फर्म्स विच है लार्ज रिलेटिवली मार्केट पावर, समझ रहे हो। ओह 96, अच्छा हाँ। और 4 क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा कि नहीं बताया, तो एक्चुअली मैं उन चारों को बता चुका हूँ। आपको कहाँ देखना है, जो पहला वीडियो में डाला था ना, जिसमें लगभग 43 या 44 क्वेश्चन बताया था, उसमें से ही है। और हाँ, एक क्वेश्चन छूट रहा था, वो क्या था, एक फाइंड करना था मिड पॉइंट से, तो उसमें तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। प्लस वाला जो था 4 वाला, 4 पॉइंट बोला, 4 पॉइंट वाला, उसमें प्लस आएगा। और एक और क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे लगता है कोई वैल्यू निकालना था कमोडिटी का, 2 कमोडिटी दिए थे और इनकम दिया हुआ था कि सामने वाले के पास इनकम है 750 का, और जो 2 गुड्स थे उनका क्वांटिटी था 25 और 50। तो उसका आंसर पहले आप जो आप फाइंड किए होंगे तो उससे दुगना आया होगा नेक्स्ट वाले का, 15 30, यस ऐसा ही, या 50 या 25, 50 25 मेरे ख्याल से लगता है यार, नहीं 50 25 नहीं आएगा, 30 और 15 आएगा। तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लेना। और बाकी जो भी क्वेश्चन है 2-3 छूटा हुआ आपको लग रहा है कि छूट गया है, क्योंकि 96 यहाँ पे दिख रहा है, तो वो भाई आपको क्वेश्चन जब आप वीडियो 1 देखोगे ना, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो उसी में वो इंक्लूडेड था। और इसमें तो मैं ओवरऑल ले लिया, लेकिन वो जो कॉमन हो गया 2-3 ऐसा था जिसको जो थोड़ा आसान था। तो इसमें से अगर आप 60-70 सही कर रहे हो तो भाई 4 और मेरी तरफ से ऐड कर लेना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो मैं नहीं बताऊँ वो वीडियो 1 में बताया हूँ। 4 देखो कितना बड़ा गया, ठीक, वो वीडियो 1 में बनाया हूँ। तो उस पीडीएफ को मर्ज करते टाइम हो सकता है वो क्वेश्चन हट गया हो या जो भी हुआ हो, वो वीडियो में मैं बना चुका हूँ। मतलब टोटल 2 वीडियो बनाए, एक में तो पूरा बता दिया, लेकिन 2-3 जो छूटा हुआ था क्वेश्चन उसको मैं वीडियो 1 में बता चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।